हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रियांशु तिवारी और आप सभी का स्वागत है ज्ञानदायी एस में। दोस्तों, हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के बाद जो प्राचीन छत्तीसगढ़ इतिहास वो प्रारंभ किया था, तो उसको हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जो छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन इतिहास था उसमें मैंने आपको प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी। कौन कौन से स्थल आपको याद रखने हैं, वहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर हमने पढ़ा था वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक काल से यहाँ कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता का कोई साक्ष्य छत्तीसगढ़ में प्राप्त नहीं हुआ, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हमने पढ़ा था रामायण काल के बारे में। रामायण काल का विस्तृत अध्ययन किया था। राम वनगमन पथ से संबंधित जितने स्थल है, कब प्रारंभ हुआ, क्या हुआ, ये सब हमने देखा था। इसके अलावा महाभारत काल से संबंधित स्थलों को हमने पढ़ा था। आज हम प्रारंभ करते हैं आपका क्या, बौद्ध धर्म से संबंधित क्या क्या छत्तीसगढ़ में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित क्या क्या स्थल प्राप्त हुए। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, जिसका नाम है अवदान शतक। क्या नाम है? अवदान शतक। इससे पता चलता है कि भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध छत्तीसगढ़ आए थे। महात्मा बुद्ध छत्तीसगढ़ आए थे। तत्कालीन छत्तीसगढ़ जितना भी वो रहा होगा वहाँ आए थे, छत्तीसगढ़ आए थे। फिर एक आपका बौद्ध धर्म से संबंधित किताब और एक आपका जैन धर्म से संबंधित किताब और बौद्ध धर्म से एक संबंधित जो किताब है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है अंगुत्तर निकाय, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। और एक बुक आपका भगवती सूत्र, मैंने आपको पढ़ा है भारतीय इतिहास में भगवती सूत्र, जिसमें आपका जैन धर्म का क्या मिलता है, इतिहास मिलता है, और महावीर जी के बारे में क्या मिलता है, इसमें नॉलेज मिलती है इस बुक को, है ना। उसमें से आपको याद रखना है कि देखिए, पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि रामायण काल में मैंने पढ़ाया था कि जो कौशल जो प्रदेश है उसको भगवान राम ने क्या किया था, अपने पुत्रों में विभाजित किया था। तो उत्तर कौशल किसे मिला था? आपका लव को, और दक्षिण कौशल मिला था कुश को। तो कुश स्थली नामक राजधानी बनाकर उन्होंने राज किया, मतलब छत्तीसगढ़ कौशल का भाग था। और इन दोनों किताबों में ये बताया गया है कि अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में ये बताया गया है कि कौशल एक महाजनपद था, मतलब कौशल एक महाजनपद था। तो इसके हिसाब से छत्तीसगढ़ भी उस महाजनपद का भाग था, ऐसा बताया गया है इस बुक में। कौशल एक महाजनपद था, ये आपको याद रखना है। फिर वेनसॉन्ग की यात्रा के बारे में आपको याद रखना है कि वेनसॉन्ग ने छत्तीसगढ़ की भी यात्रा की, और ये आपके स्थल पूछा जाता है। वेनसॉन्ग जो चीनी यात्री है, वेनसॉन्ग, इसके बारे में भी हमने भारतीय इतिहास में पढ़ा है कि 629 से लेके आपका 645 AD तक ये भारत में रहे थे। और इन्होंने छत्तीसगढ़, विभिन्न जो राज्य है वहाँ इन्होंने क्या किया था, ये वहाँ गए थे विभिन्न राज्यों में, और वहाँ छत्तीसगढ़ में ये दो प्रमुख स्थल आपको याद रखना है, सिरपुर और मल्हार। आपसे सीधा पूछेगा कि वेनसॉन्ग ने कौन से छत्तीसगढ़ के दो स्थलों की यात्रा की थी, तो आपको सिरपुर याद रखना है, महासमुंद में स्थित, और मल्हार बिलासपुर में जो स्थित है वो आपको याद रखना है। आपका सीधा क्वेश्चन बनता है। और ये माना जाता है कि 639 AD के आसपास ये छत्तीसगढ़ आए थे, है ना, छत्तीसगढ़ आए। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है ना, महासमुंद। एक फैक्ट और याद रखना है जो आपको वेनसॉन्ग के बारे में, वो है कि उन्होंने अपनी जो बुक है CU की, ये फेमस बुक है इनका, ये इंडियन हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं CU की, उसमें छत्तीसगढ़ को क्या बोला है, तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ को इन्होंने उसमें कियासलो बोला है। क्या बोला है? कियासलो बोला है। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर सिरपुर में भगवान बुद्ध के बहुत सारे आपके शिष्य हुए, आनंद हुए, जमाली हुए, बहुत सारे शिष्य हुए। उसमें से सिरपुर में शिष्य आनंद द्वारा क्या किया गया, शिष्य आनंद के द्वारा दो विहार बनाया गया, बौद्ध विहार, जिसे एक बोलते हैं स्वास्तिक विहार। विहार क्या होते थे, और ये आपको पूछा जाता है। तो विहार ऐसा स्थल था
जहाँ बौद्ध भिक्षु क्या करते थे, निवास करते थे, उसे विहार बोला जाता था। तो स्वास्तिक विहार व आनंदकुटी विहार आपको पूछेगा तो आपको याद रखना है सिरपुर में स्थित है आनंदकुटी विहार। और इसे आनंद कुटी विहार, इसे आनंद जो महात्मा बुद्ध के शिष्य थे उन्होंने क्या किया था, बनवाया था, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा 2 विहार बौद्ध धर्म से संबंधित और आपको याद रखना है, एक तुरतुरिया में है बौद्ध विहार और एक आपको याद रखना है कहाँ है, भोंगापाल जो कोंडागांव में स्थित है। भोंगापाल और तुरतुरिया ये भी आपको याद रखना है। 2 विहार और याद रख लीजिए विहार, तो भोंगापाल ये भी एक विहार है ना, ये भी एक विहार है, कहाँ है, कोंडागांव में स्थित है, कोंडागांव में स्थित है। और आपको एक ये और याद रखना है, तुरतुरिया में भी बौद्ध विहार पाया गया है ना। तो इतनी बातें आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा है कि अवदान शतक के अनुसार आपको पूछेगा किस ग्रंथ के अनुसार महात्मा बुद्ध छत्तीसगढ़ आए थे, बताइए। तो अवदान शतक है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे। अंगुत्तर निकाय अलग है ना, और आपका अंगुत्तर निकाय मैंने ये भी आपको पढ़ा है भारतीय इतिहास में कि सुत्त पिटक के 5 भाग है, दीर्घ निकाय, अंगुत्तर निकाय है ना, मध्यम निकाय। तो उसमें से अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का भगवती सूत्र, दोनों में ये बोला जाता है कि कौशल एक महाजनपद था, है ना। वेनसांग की यात्रा हुई 639 AD में, छत्तीसगढ़ में आए। छत्तीसगढ़ के 2 जगह सिरपुर और मल्हार में आए और उन्होंने बोला कि सीयू की जो अपनी बुक थी उसमें बोला कि छत्तीसगढ़ को किस नाम से उच्चारित किया गया, आपसे पूछेगा तो कियासलो। फिर सिरपुर में शिष्य आनंद के द्वारा स्वास्तिक विहार और आनंदकुटी विहार का निर्माण कराया गया। इसके अलावा 2 विहार हमें और मिलते हैं, एक है भोंगापाल में और एक आपका तुरतुरिया में। तो इतना आपको बातें क्या करना है, बौद्ध धर्म से संबंधित आपको याद रखना है। आगे चलते हैं जैन धर्म में। जैन धर्म में से संबंधित क्या है स्थल, तो सिंपल आपको 4 से 5 स्थल याद रखने हैं बस। सबसे पहला ऋषभ तीर्थ। ऋषभ तीर्थ नाम से स्पष्ट है, ऋषभ देव जो आपके पहले तीर्थंकर हुए उनसे संबंधित है। ऋषभ देव, भारतीय इतिहास में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ऋषभ देव पहले तीर्थंकर, फर्स्ट तीर्थंकर थे आपके ऋषभ देव। फिर आपको नकपुरा याद रखना है। नकपुरा जो दुर्ग में स्थित है, नकपुरा है ना, नकपुरा यहाँ पार्श्वनाथ जी की मूर्ति है, ये भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा आपका आरंग में महावीर स्वामी। फिर आपको याद रखना है बस्तर भाटागुड़ा बस्तर में आपको याद रखना है शांतिनाथ जी 16वें आपके तीर्थंकर हुए शांतिनाथ जी। इनके बारे में क्या करना है आपको, मतलब जैन धर्म से संबंधित इतने स्थल ही आपको छत्तीसगढ़ में याद रखने हैं। ये आपके इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है ना। आगे चलते हैं, आगे क्या इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म हो गया हमारा, जैन धर्म हो गया। फिर हम पढ़ते हैं भारतीय इतिहास के हिसाब से महाजनपद काल। तो वहां से हमें क्या मिलता है, महाजनपद। तो महाजनपद काल के बारे में आपको एक फैक्ट ये याद रखना है पहला कि 16 महाजनपद थे। भारतीय इतिहास में आप पढ़ेंगे कि 16 महाजनपद थे, कौशल, अवंती है ना, आपका मल्ल, अंग। तो जो महाजनपद थे 16 महाजनपद से, उसमें से ऐसा माना जाता है कि जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ चेदी महाजनपद के अंदर था। छत्तीसगढ़ चेदी महाजनपद के अंदर था, चेदी महाजनपद के अंदर था, जनपद के अंदर था, चेदी महाजनपद के अंदर था, चेदी महाजनपद के अंदर था। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट पूछा जाता है कि चेदिसगढ़, यहीं से छत्तीसगढ़ का नाम चेदिसगढ़ पड़ा, चेदिसगढ़ पड़ा। और छत्तीसगढ़ का नाम क्या पड़ा, चेदिसगढ़ पड़ा, चेदिसगढ़ पड़ा। और मतलब चेदिसगढ़ ही अभ्रंश होकर क्या हुआ, अभ्रंश होकर क्या हुआ, चेदिसगढ़ अभ्रंश होकर क्या हुआ, छत्तीसगढ़ नाम पड़ा। ये आपको याद रखना है। और ये बात किसने बोली थी, ये आपको याद रखना है हीरालाल जी ने, हीरालाल काव्योपाध्याय जी ने। ये आपसे छत्तीसगढ़ के नामकरण वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे काव्योपाध्याय, ये आपने पढ़ा भी होगा।
कि किसने बोला कि छत्तीसगढ़ नाम से छत्तीसगढ़ का अपभ्रंश ही छत्तीसगढ़ के नाम के रूप में आया, तो हीरालाल कावे उपाध्याय जी का नाम आपको याद रखना है ना। चेदी महाजनपद जो उस समय हुआ था उसकी राजधानी हम देख लेते हैं, ये आपसे पूछ सकता है सुक्तिमती, राजधानी क्या था, सुक्तिमती। इतना बात आपको महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ से संबंधित क्या करना है, याद रखना है। आगे चलते हैं, आगे फिर हमारा आता है मौर्य काल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम देखते हैं आपका मौर्य काल, है ना। महाजनपद काल के बारे में हमने पढ़ा, अब हम देखेंगे मौर्य काल से क्या हमारा मतलब छत्तीसगढ़ के क्या साक्ष्य मौर्य काल से संबंधित हमें प्राप्त हुए। तो थोड़ा सा आपको ये समझना होगा, भारतीय इतिहास में थोड़ा चलते हैं। तो मगध के जो शासक हुए मौर्य वंश के शासक, उसमें आपको चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में पता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार ये दो शासकों ने कभी मतलब छत्तीसगढ़ में कोई इंटरफेयर नहीं रहा, है ना। ये जो क्षेत्र था कलिंग, ये अपना अलग राज्य था और पहली बार यहाँ जो आपका क्या बोलेंगे इंटरफेयर किसी ने किया तो वो कौन था, अशोक ने आपको कलिंग युद्ध के बारे में पता होगा, कलिंग युद्ध के बारे में कि किस तरह अशोक ने इस राज्य को जीतने के लिए क्या किया, इस पर आक्रमण किया था। तो ये जो क्षेत्र था वो कलिंग राज्य के अंतर आता था, छत्तीसगढ़ का बहुत सारा क्षेत्र था जो क्या होता था, कलिंग क्षेत्र के अंतर्गत आता था। और इसीलिए ये क्षेत्र क्या था, मौर्य और मतलब चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार के समय अलग था, है ना। पहली बार जब अशोक ने क्या किया कलिंग पर आक्रमण किया तो ये क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के अंदर आया, है ना। तभी आपको यदि प्रश्न पूछेगा कि कब छत्तीसगढ़ से अशोक का मतलब छत्तीसगढ़ से मौर्य काल के आपके साक्ष्य प्राप्त हुए, तो आपको अशोक के शासन काल से याद रखना है। चलिए क्या क्या प्राप्त हुए हम थोड़ा देख लेते हैं, है ना। तो हम इसमें पढ़ेंगे मेनली सिक्के, कौन कौन से सिक्के प्राप्त हुए, है ना। दूसरा आपको याद रखना है यहाँ से मूर्तियाँ, है ना, मूर्तियाँ ये प्राप्त हुई हैं, एक आध मूर्तियाँ याद रखेंगे। तो सिक्के ही वैसे क्या है मेन है ना। सिक्के देखिए तो नॉर्मल सिक्के पूछेगा, हो सकता है आपसे चांदी के सिक्के पूछेगा, चांदी के सिक्के और संपीड़ित मुद्रा, ये ऐसा कुछ वर्ड आएगा तो आपको क्या क्या आंसर करना है ये देखना है ना, क्या क्या आंसर करना है ये देखना है। तो सबसे पहले यदि मैं ट्रिक बताऊं आपको ट्रिक से ही याद होगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बीच में लिख लीजिए अकलतरा जो जांजगीर चांपा में है आपका, और तारापुर ये रायगढ़ में। तारापुर और अकलतरा को क्या कर लीजिए बीच में ऐसा लिख लीजिए, हाँ ये आपका कहाँ है, जांजगीर चांपा, ठीक है। फिर अकलतरा को ऊपर लिख लीजिए, अकलतरा मतलब अकलतरा से सिक्के प्राप्त हुए नॉर्मल सिक्के, और तारापुर को नीचे लिख लीजिए, है ना। और यहाँ पे सारंगगढ़ भी लिख लीजिए बीच में, मतलब चांदी के सिक्के को पहले याद कीजिए। यदि ये आपको याद हो गया तो मैं आपको संपीड़ित मुद्रा कहाँ से मिला और सिक्के नॉर्मल सिक्के यदि आपको पूछेगा कहाँ से मिले तो मैं आपको याद करा दूँ। तो पहले जांजगीर चांपा से अकलतरा और रायगढ़ से 2 सारंगगढ़ और तारापुर आप याद कर लीजिए। फिर तारापुर को नीचे ले आइए, अकलतरा को ऊपर ले जाइए, है ना। अब यहाँ पे 2 लिख लीजिए। और ठठारी ये भी कहाँ है, जांजगीर चांपा ठठारी, और आपका ठठारी आपको याद रखना है ना। फिर संपीड़ित मुद्रा पे आ जाइए, यहाँ पे उड़ेला आपको क्या करना है याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। आरंग और उड़ेला मैप पे इसको देखेंगे सभी को, उड़ेला तारापुर और आरंग आपको क्या करना है याद करना है। उसमें अकलतरा और ठठारी आपको याद रखना है, ठीक है। और चांदी के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए, तो अकलतरा तारापुर और सारंगगढ़ ये आपको याद रखना है, यहाँ इतने सिक्के मिले। फिर मूर्तियाँ तो कोटाडोर, कोरिया का कोटाडोर नामक स्थान है, कोरिया का कोटाडोर, ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे अशोककालीन क्या मिली है, मूर्तियाँ मिली हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर एक प्रश्न पूछा जाता है अशोक की लाट या सिंहासन माना जाता है, लाट यानी अशोक की लाट आपको पूछा जाता है कहाँ है, तो आपको याद रखना है अशोक की लाट है कपाटपुरम सरगुजा। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज आती है, जो यहाँ पे किस प्रकार के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, शैल चित्र।
तो आपको इसमें याद रखना है रामगढ़ की जो पहाड़ी है, रामगढ़ की पहाड़ी, यहाँ दो इंपॉर्टेंट आपके क्या है गुफा है। एक है आपका सीता बेंगरा, सीता बेंगरा, यहाँ से कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और एक है आपका जोगी मारा, जोगी मारा। तो यहाँ से आपको पूछा जाता है कि अशोककालीन जो शैल चित्र है वो कौन सी दो गुफाओं से प्राप्त हुआ है, तो सीता बेंगरा और जोगी मारा आपको याद रखना है, जो रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। जोगी मारा से जो प्राप्त हुआ है, जो लेख प्राप्त हुआ है, लेख उसकी भाषा आपको पूछी जाती है, तो भाषा पाली है, पाली है, और लिपि, लिपि क्या है ब्राह्मी है, ये आपको याद रखना है ना। एक चीज ये पूछा जाता है कि वहाँ जो शैल चित्र है वो किस भाषा में लिखी है, तो पाली भाषा आपको याद रखना है। लिपि पूछा जाता है तो ब्राह्मी लिपि। एक चीज और याद रखना है जो इंपॉर्टेंट है आपको, कि यहाँ एक दो नृत्य करने वाले हैं, है ना, उनकी प्रणय गाथा लिखी है। तो नृत्यांगना देवदत्त, है ना, नर्तक क्या लिखेंगे, नर्तक देवदत्त, नर्तक, नर्तक देवदत्त, और नृत्यांगना, नृत्यांगना, नृत्यांगना सुतनुका, देवदासी सुतनुका, सुतनुका की प्रणय गाथा लिखी है, कि प्रणय गाथा लिखी है, प्रणय गाथा, ये आपको याद रखना है। प्रणय गाथा लिखी है, ये आपको क्या करना है, याद रखना है। इतनी बातें आपको मौर्य काल से संबंधित याद रखना है। पहला क्या याद रखना है आपको, सिक्के, सिक्के जो नॉर्मल सिक्के वकलतरा ठठारी याद रखना है ना। बारदे गांव भी याद रख सकते हैं। एक और क्या आएगा, बारदे गांव, है ना, ये सारा आपके रायगढ़ में है। बारगांव, बारदेगांव भी या बारगांव बोलते हैं, जो आपका रायगढ़ में है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से भी सिक्के मिले हैं, है ना। आगे चलते हैं, फिर अकलतरा और तारापुर और सारंगगढ़, यहाँ से चांदी के सिक्के। उड़ेला, तारापुर और आरंग, उड़ेला रायपुर में है, याद रखिएगा, सॉरी आरंग रायपुर में है, याद रखना है। उड़ेला तारापुर आपका रायगढ़ में है। मूर्तियाँ तो कोटाडोर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट जनरली छूट जाता है। कोटाडोर कोरिया, कोटाडोर कोरिया से अशोककालीन मृण मूर्तियाँ मिली है। अशोक की लाठ ही जनरली आपसे छूट जाता है, कपाटपुरम सरगुजा में है। शैल चित्र रामगढ़ की पहाड़ी में सीता बेंगरा की गुफा, और आपका जोगी मारा की गुफा, वहाँ से लेख जो प्राप्त हुआ है उसमें पाली भाषा है, लिपि ब्राह्मी है, नर्तक देवदत्त और नृत्यांगना देवदासी सुतनुका की प्रणय गाथा के बारे में वर्णन किया गया है। सीता बेंगरा के बारे में एक फैक्ट याद कर लीजिए, जो अलग फैक्ट है कि ये सबसे प्राचीन नाट्यशाला मानी जाती है। प्राचीन नाट्यशाला, प्राचीन नाट्यशाला मानी जाती है छत्तीसगढ़ में, शाला, प्राचीन नाट्यशाला, है ना। छत्तीसगढ़ की यह सबसे प्राचीन नाट्यशाला आपको पूछेगा तो आपको याद रखना है सीता बेंगरा की गुफा सबसे प्राचीन नाट्यशाला है। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, चलिए फिर हम आगे देखेंगे। आपको पता है कि भारतीय इतिहास में भी मौर्य काल के बाद सातवाहन काल हुआ, है ना। 322 ईसा पूर्व से लेके 185, उसके बाद सातवाहन का पीरियड चालू होता है। इस बीच में और भी आएंगे, उनका आपका साक्ष्य नहीं मिला है, तो सातवाहन का जो मिला है वो हम देखेंगे, है ना। 200 ईसा पूर्व से बीसी से आपका 60 बीसी तक इनका शासनकाल रहा। मौर्य के आपको पता है कि अशोक के बाद जो आपके शासक आए, जैसे बृहदत्त आए, आखिरी शासक बृहदत्त थे, और जितने भी शासक आए वो उतने योग्य उत्तराधिकारी नहीं थे। और धीरे धीरे क्या हुआ, जो मगध का इतना बड़ा साम्राज्य था वो क्या होने लगा, सिकुड़ने लगा। तो सिकुड़ते सिकुड़ते वो सिर्फ मगध तक ही रह गया। बाद में जब सातवाहन काल आए तो उन्होंने क्या किया, मगध को फिर से स्ट्रांग करने का प्रयास किया, लेकिन साथ ही साथ क्या किया, उन्होंने बहुत सारी अपनी राजधानी बनाई। तो जो छत्तीसगढ़ के यदि मैं आसपास बात करूं तो सातवाहनों ने तीनों ओर से छत्तीसगढ़ को इस प्रकार से घेरा, राजधानी बनाकर, है ना। मतलब यदि मैं ये बोलना चाहता हूं कि यदि 3 जगह से यदि कोई घिरा है तो सिंपल सी बात है कि वहाँ क्या होगा, उस स्थान का मतलब उस स्थान पर भी उस वंश का क्या करेगा, प्रभाव पड़ेगा। तो ऊपर मगध, है ना, सातवाहनों ने इतनी राजधानी बनाई, 3 राजधानी आपको याद रखना है। मगध, अमरावती आंध्र प्रदेश में, अमरावती, और आपको पता है कि छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है, तो अमरावती। तो सिंपल सी बात है। और इधर महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान, ये 3 राजधानी बनाई। तो आपको सिंपल सी बात है कि यहाँ पे सातवाहन वंश का क्या होगा, प्रभाव
होगा। तो क्या क्या प्रभाव था, क्या क्या जो है इंपॉर्टेंट जो मिले हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हम क्या करेंगे, देखेंगे। चलिए, तो हम 4 भागों में विभाजित कर लेते हैं जो हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें भी आता है क्या, सिक्के, कौन कौन से सिक्के मिले ये हमको देखना है ना। स्थापत्य कला भी देखना है हमको, है ना। शिलालेख, शिलालेख, स्तंभ लेख, स्तंभ लेख। शिलालेख मतलब आपको क्या करना है, मतलब शिलालेख यानी ऐसा कुछ एक शिला यानी पत्थर लेकर उसमें जो भी कार्य किए जाते थे उसे क्या किया जाता था, लिखा जाता था। स्तंभ लेख भी वही है, बस इसमें एकाश में पत्थर होता था, मतलब सीधी एक बड़ी पत्थर ली जाती थी जो एक ही पत्थर से बनी होती थी, वो आपका स्तंभ लेख होता था, है ना। फिर आपको लेना है क्या, ऐसा कोई कार्य जो, या ऐसा कोई स्थापत्य जो कराया है सातवाहनों ने छत्तीसगढ़ में, वो हमको देखना है ना। तो इतनी बातें हमको पढ़नी है। तो सबसे पहले सिक्का चालू करते हैं। सिक्के में हमको कहाँ कहाँ से क्या क्या सिक्का मिला है ये देखना है ना। उसके पहले मैं बोलना चाहूँगा आपको, सातवाहन के जैसे ही आपको सातवाहन शब्द सुनाए दे, आप अपने दिमाग में एक इमेज बनाएं कि चलिए इसे दूसरे पेज में ले लेते हैं। हाँ चलिए यही देखते हैं, है ना। इतनी चीज़ें हमको देखना है। तो ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कौन सा एरिया आपका, बिलासपुर वाला एरिया, और कौन सा एरिया, जांजगीर चांपा। बस इतने में ही आपका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, है ना। इतने में ही क्या हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। देखते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कौन सा स्थान, बालपुर, ठीक है, और मल्हार। बालपुर और मल्हार। तो बालपुर कहाँ है, बालपुर है जांजगीर चांपा में, और मल्हार कहाँ है, चलिए इसको ऐसा थोड़ा सा 20 से डिवाइड भी कर देते हैं। यहाँ से दिख रहा होगा कि जांजगीर चांपा है, और यहाँ से आपका क्या है, बिलासपुर है, और ये गोरिल्ला पिंड नंबर 22, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो बालपुर हो गया और मल्हार हो गया, ये दोनों जगह को आपको याद रखना है। बालपुर और मल्हार दोनों से ही क्या हुआ है, जो एक शासक थे आपके अपिलक, राजा अपिलक के सिक्के प्राप्त हुए हैं। यहाँ से जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उसे हम देखकर पढ़ पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं कि सातवाहन के एक शासक हुए थे राजा अपिलक, उनके सिक्के हैं। तो राजा अपिलक के सिक्के हैं, ऐसा हमको कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये आपको याद रखना है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, बालपुर और मल्हार से। आगे चलते हैं। एक और सिक्का आपको याद रखना है जो इंपॉर्टेंट है, जो बिलासपुर से मिला है, जिसका नाम है, क्षेत्र का नाम है चकरबेड़ा। चकरबेड़ा, ये माना जा रहा है कि ये सातवाहन कालीन रोम, मतलब सातवाहन कालीन रोम का सिक्का है ना। सातवाहन कालीन सिक्का है और रोम कालीन भी है, रोम का भी है, रोम का सिक्का। आपको पूछेगा कि सातवाहन कालीन रोम का सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ, तो बिलासपुर के चकरबेड़ा से। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है सिक्के के बारे में, है ना। तो आपका सिक्का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं आपका शिलालेख। शिलालेख में आपको गुंजी का शिलालेख याद रखना है। कौन सा शिलालेख याद रखना है आपको, गुंजी का शिलालेख याद रखना है ना। गुंजी कहाँ है, तो गुंजी ये हो गया आपका, गुंजी जांजगीर चांपा में है। गुंजी के बारे में बहुत सारा फैक्ट है जो आपको याद रखना है। गुंजी शिलालेख, इसमें जो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो राजा का नाम है। कौन से राजा का वर्णन है, तो वरदत्त श्री, वरदत्त श्री। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, वेद श्री और वरदत्त श्री। यहाँ पे बहुत जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 2 लोगों का नाम है, तो याद रखिएगा वरदत्त श्री नाम आपको याद रखना है। वेद श्री भी आएगा, वो देखेंगे। तो पहले शिलालेख बना लीजिए, उसमें वर लिख लीजिए, दुल्हा, ऐसा याद रख लीजिए। शिलालेख था, उसमें दुल्हा लिखा था। देखिए याद करने के लिए आप कैसे भी याद करें, कोई मैटर नहीं करता। वर था, ऐसे याद रख लीजिए, वेद नहीं था। तो वरदत्त श्री आपको याद रखना है। फिर इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इस शिलालेख के बारे में, तो 1921 में इसे खोजा गया। इसे एक तालाब से प्राप्त किया गया। इसे 1980 में इसे तालाब से प्राप्त किया गया, तालाब से, सॉरी ये नहीं, इसके बारे में फैक्ट नहीं है, इसे बस शिलालेख के बारे में इतना है। किरारी क्या है, एक्चुअल में किरारी का है वो जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ, क्या है, किरारी का है। वरदत्त श्री का वर्णन आया, आपका ये याद रखना है किसके बारे में, सिर्फ गुंजी शिलालेख के बारे में। फिर आता है आपका किरारी का स्तंभ, है ना। शिलालेख के बारे में आपको सिर्फ कितना याद रखना है कि वरदत्त श्री का वर्णन था, इसके बारे में शिलालेख के बारे में आता है। गुंजी का जो आपका किरारी का जो स्तंभ है वो आपको याद रखना है, किरारी स्तंभ।
ये इंपॉर्टेंट है। और 1921 में आपको याद रखना है कि ये तालाब से प्राप्त हुआ, तालाब से प्राप्त हुआ। इसमें किस चीज का वर्णन है? तो इसमें सातवाहनकालीन अधिकारियों का वर्णन है, अधिकारियों का वर्णन है। असली में खोज का योगदान किसे जाता है? तो लोचन प्रसाद पांडे जी को जाता है, लोचन प्रसाद पांडे। इसके बारे में आपको इतने फैक्ट याद रखना है। और वर्तमान में ये स्तंभ किरारी स्तंभ बोला जाता है, जो जांजगीर चांपा से प्राप्त हुआ है। तो ये वर्तमान में ये स्तंभ कहाँ है? तो आपको याद रखना है कि ये स्तंभ है महंत घासीदास संग्रहालय में, रायपुर में स्थित महंत घासीदास संग्रहालय में ये क्या है? अभी है। तो ये इतने फैक्ट आपको याद रखते हैं। 1921 में तालाब से प्राप्त हुआ, सातवाहनकालीन अधिकारियों का वर्णन किया गया है, लोचन प्रसाद पांडे जी का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, महंत घासीदास संग्रहालय में ये स्थित है। गुंजी के बारे में आपको याद रखना है कि ये शिलालेख प्राप्त हुआ है, वरदत्त ऋषि का वर्णन है उसमें। सिक्के के बारे में 3 जगह आपको पता होना चाहिए, मल्हार और बालपुर से जो सिक्का प्राप्त हुआ है वो राजा अपिलक का उसमें नाम है, याद रखना है। और चकरबेड़ा से जो सिक्का प्राप्त हुआ है उसमें वो रेऊ का सिक्का है, इतनी बात याद रखना है। तो हमारा स्तंभ लेख वाला भी टॉपिक क्या हुआ? कंप्लीट हो गया है ना। स्थापत्य कला के बारे में आपको याद रखना है कि ऐसा माना जाता है कि सातवाहनकालीन क्या थे? ब्राह्मण वंश से संबंधित है, किंतु उन्होंने बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए 5 मंजिला संघाराम बनाया था। ये आपको याद रखना है कि बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए 5 मंजिला जो संघाराम था वो सिरपुर में किसने बनवाया था? तो ये सातवाहनकालीन शासकों ने बनवाया था सिरपुर में। ये बात आपको याद रखना है ना। इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हम मैप में देख लेते हैं। वो क्या है कि बूढ़ी खार, बिलासपुर का बूढ़ी खार आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है ना। बूढ़ी खार जो क्षेत्र है वहां से क्या हुआ है कि एक चतुर्भुजीय है ना, ये याद भी रखना है कि 4 भुजा वाले, अष्टभुजी भी आएगा क्योंकि चतुर्भुजीय विष्णु प्रतिमा प्राप्त हुई है। और इस प्रतिमा में वेदश्री का वर्णन है। इस प्रतिमा में किसका वर्णन है? वेदश्री का वर्णन है, राजा वेदश्री का वर्णन है। ये बात आपको याद रखना है। वरदत्त का वर्णन कहाँ है? आपका गुंजी अभिलेख में है ना, गुंजी शिला अभिलेख में। जबकि वेदश्री का वर्णन कहाँ है? चतुर्भुजी विष्णु प्रतिमा में, जो बूढ़ी घाट से प्राप्त हुआ। तो बिलासपुर के 3 जगह और आपका जांजगीर चांपा के 4 जगह आपको याद रखना है। इतने में सातवाहन काल क्या हो जाता है? निपट जाता है। इसलिए मैंने बोला कि 2 जो आपके जिले हैं वहां आपको फोकस करना है। तो सातवाहन कालीन से संबंधित इतनी बात है। 3 राजधानी याद रख लीजिएगा है ना, मगध, अमरावती। इसके अलावा आपको प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान याद रखना है। एक सिक्का पूछा जाता है हमेशा, जो आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि पोटीन सिक्का किसका है? तो आपको याद रखना है सातवाहनकालीन सिक्का है दोस्तों। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। चलिए, फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका अगला वंश आता है जो है वो है गुप्त वंश, है ना। तो हमने मौर्य वंश के बारे में पढ़ा, सातवाहनकालीन शासकों के बारे में पढ़ा, अब आता है आपका गुप्त वंश। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर, ये आपका मगध वाला क्षेत्र है, ये छत्तीसगढ़ है। तो जब गुप्त वंश का शासन चल रहा था तो छत्तीसगढ़ में दो शासन भी चल रहे थे। नीचे चल रहा था आपका नल नाग वंश और ऊपर आपका चल रहा था वाकाटक वंश। ये जो वाकाटक वंश है ये गुप्त वंश के क्या माने जाते हैं? समकालीन माने जाते हैं। तो नंदीवर्धन करके यहाँ पे क्या है, एक राजधानी है, मतलब इनकी राजधानी थी नागपुर के पास नंदीवर्धन करके एक जगह है, वहाँ वाकाटक वंशों की क्या थी? राजधानी थी। तो गुप्त, वाकाटक और नल नागवंश तीनों ही एक ही शासन काल के में थे। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है।
फिर आपको 200 मतलब 310 से आगे एडी से आगे गुप्त वंश के शासकों के बारे में थोड़ा से नाम याद होने चाहिए, एक सीक्वेंस याद होना चाहिए जो आपका छत्तीसगढ़ में भी काम आएगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि चंद्रगुप्त प्रथम हुए, चंद्रगुप्त प्रथम हुए। उसके पहले जो घटोत्कच है ना जो हुए वो सब विष्णुगुप्त, ये सब आपको नाम नहीं याद रखना है। जो फेमस शासक हुए उसके आपके चंद्रगुप्त प्रथम हुए, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आपके समुद्रगुप्त हुए, है ना। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त हुए जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय हुए, चंद्रगुप्त द्वितीय हुए, सेकंड हुए। फिर आपको कुमारगुप्त याद रखना है ना, कुमारगुप्त के बारे में यहाँ से क्योंकि इंपॉर्टेंट है। फिर आपके स्कंदगुप्त आते हैं लेकिन हमारे लिए अभी काम नहीं है उनका, है ना। मैं अच्छे से भी लिखूंगा और ये इसको देखेंगे भी। मैं सिर्फ आपको इंडियन हिस्ट्री के जो पॉइंट्स है वो क्या कर रहा हूँ, रिकॉल करवा रहा हूँ, है ना। और लास्ट आता है आपका भानुगुप्त, भानुगुप्त। तो इतना कम से कम आप याद रखेंगे, दिमाग में आपको रखना पड़ेगा, तब आपको सीक्वेंस से क्या हो जाएगा, चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं आपका गुप्त वंश, है ना। गुप्त वंश का छत्तीसगढ़ से क्या रिलेशन है, छत्तीसगढ़ में क्या क्या मिला। तो छत्तीसगढ़ को मैंने आपको बताया था कि रामायण काल में छत्तीसगढ़ को बोलते थे दक्षिण कौशल, क्या बोलते थे, दक्षिण कौशल। और नीचे वाले भाग को बोलते थे दंडकारण्य, दंडकारण्य। जबकि महाभारत काल में ये बोला जाता था, ऊपर वाले भाग को बोला जाता था आपका प्राक कौशल या कौशल, प्राक कौशल और कौशल। और नीचे वाले भाग को कांतार या महाकांतार बोला जाता था, या महाकांतार, महाकांतार। तो गुप्त काल में क्या बोला गया, तो बस्तर का महाकांतार, मतलब महाभारत काल में जो महाकांतार बोला था उसको ले लो। तो बस्तर को गुप्त वंश में महाकांतार बोला जाता था और आपका दक्षिण कौशल बोला जाता था ऊपर वाले भाग को। तो इसका एक ले लिया गया, उसका एक ले लिया गया, ऐसा याद रख लो। देखिए आपको रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे डाटा हैं, हर चीज को आप रट नहीं पढ़ सकते, है ना। 2-3 चीजें याद कीजिए, उनके बीच में रिलेशन क्रिएट कीजिए। और जब खाली बैठे तो इसी को मनन करना बोलते हैं ना, जब खाली बैठे हो तो ऐसे रिलेशन आप क्या कीजिए, क्रिएट करते रहिए, तो आपको चीजें आसानी से याद होंगी। तो ऊपर वाला स्थान हो गया आपका दक्षिण कौशल, दक्षिण कौशल बोला जाता था। और नीचे वाले स्थान को महाकांतार, और नीचे वाले स्थान को महाकांतार बोला जाता था। तो आपको सीधा पूछेगा कि गुप्त काल में क्या बोला जाता था बस्तर वाले क्षेत्र को, तो आपको महाकांतार लगाना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए अब जो आपके इंपॉर्टेंट जो फैक्ट मिले वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो राजा आपके हुए कौन हुए, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में क्या जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के बारे में, तो मैंने बोला था कि यहाँ पे आपके 2 राजा हुए थे। पहले ऊपर हुए थे कौन, वाकाटक वंश, और वाकाटक वंश, और नीचे हुए थे नलनाग वंश। तो ऊपर जो आपको पता होगा कि समुद्रगुप्त थे वो क्या करते थे, भारत को एक संपूर्ण विश्व मानते थे। उनकी दृष्टि में सिर्फ उतना ही क्या था, विश्व था, उन्हें बाहर नहीं पता था। तो वो विश्व विजेता बनने के लिए निकले थे, नेपोलियन की तरह वो क्या थे, विश्व विजेता बनने के लिए निकले थे। और उन्होंने क्या किया था, अपने आप को विश्व विजेता घोषित कर दिया था नीचे दक्षिण भारत तक जीतने के बाद, है ना। तो इसी संदर्भ में जब वो विश्व विजेता बनने निकले तो वो क्या हुए, नीचे भी आए, दक्षिण भी आए। तो दक्षिण में वो छत्तीसगढ़ होते हुए जब गुजरे तो उन्होंने यहाँ के 2 उस समय वंश चल रहे थे, वाकाटक वंश और एक आपका चल रहा था नलनाग वंश, नलनाग वंश। तो उस समय उसके तत्कालीन जो शासक हुए थे तो वाकाटक के हुए थे महेंद्र वर्मन, और नलनाग वंश के हुए थे आपका व्याघ्रराज। दोनों को क्या किया था, हरा दिया था। किसने हरा दिया था, समुद्रगुप्त ने। तो आपको ये पूछा जाता है कि किन 2 शासकों को समुद्रगुप्त ने हराया था, तो याद रखिएगा इन दोनों शासकों को हराया था। मेरे ख्याल से फैक्ट आपको पहला फैक्ट याद हो गया, है ना। समुद्रगुप्त ने छत्तीसगढ़ के किन 2 शासकों को हराया था, तो वाकाटक वंश के महेंद्र वर्मन को और नलनाग वंश के शासक व्याघ्रराज को। और ये पूछा जाता है कि व्याघ्रराज को हरा के कौन सा उपाधि धारण किया था, तो व्याघ्रहंता, व्याघ्र को मारने वाला व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की थी। आपको याद रखना है, पहला फैक्ट है समुद्रगुप्त के बारे में, है ना। इन दोनों शासकों के मध्य, इन दोनों वंशों के मध्य भी बहुत सारे युद्ध चलते रहे। हम जब इन दोनों वंशों को अलग अलग पढ़ेंगे तो देखेंगे, है ना। दूसरा फैक्ट आपको याद रखना है कि समुद्रगुप्त की जो पत्नी थी उनका कोपरा नामक, महासमुद्र के कोपरा नामक स्थान से, महासमुद्र के कोपरा नामक स्थान से क्या हुआ था,
कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए थे, है ना। कोबरा नामक स्थान, इनकी पत्नी का नाम था रूपा देवी। रूपा देवी के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। ये 2 बातें आपको याद रखना है ना। ऐसा बोला जाता है कि महान समुद्र मतलब और समुद्रगुप्त मतलब महासमुद्र का नाम भी समुद्रगुप्त के ऊपर ही रखा गया, है ना। तो इतनी बात आपको समुद्रगुप्त के बारे में याद रखनी है। आगे चलते हैं। दूसरा आपका मैंने शासक, देखिए आप शासक आपको यदि भारतीय इतिहास के शासक लाइन से याद है तो आपको छत्तीसगढ़ पढ़ना टफ नहीं होगा। समुद्रगुप्त याद है, समुद्रगुप्त के बारे में क्या फैक्ट है। अगले शासक आए थे रामगुप्त का छत्तीसगढ़ से क्या रिलेशन है। तो बानाबरद, दुर्ग के बानाबरद से यहाँ से क्या हुआ था, दुर्ग के बानाबरद से सिक्के मिले हैं इनके। बस ये पूछेगा कि दुर्ग के बानाबरद से किस शासक का सिक्का मिला है, तो आपको रामगुप्त का नाम याद रखना है ना। दूसरा फैक्ट ये हो गया, मतलब रामगुप्त के बारे में हो गया। सिर्फ एक फैक्ट ही है, कई शासकों के बारे में। समुद्रगुप्त के बारे में 2 फैक्ट है। तीसरा रामगुप्त के बारे में बाद आते हैं आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, सेकंड। इनकी जो पुत्री हुई थी प्रभावती का विवाह प्रभावती का जो विवाह है वो वाकाटक शासक रुद्रसेन के साथ हुआ था। ये आपको याद रखना है, रुद्रसेन के साथ हुआ था। देखिए मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पे गुप्त वंश था, ऊपर यहाँ वाकाटक है, तो इनके बीच में युद्ध भी हुआ। समुद्रगुप्त ने युद्ध में हराया यहाँ के शासक महेंद्र वर्मन को, और चंद्रगुप्त द्वितीय उनके बाद के शासक ने यहाँ से विवाह जो संबंध है वो स्थापित किया। तो महेंद्र वर्मन के बाद बहुत सारे शासक हुए, महेंद्र वर्मन, रुद्रसेन, प्रवरसेन, है ना, पृथ्वीसेन, नरेंद्र। तो ये उसमें से जो रुद्रसेन थे उनका विवाह क्या हुआ था, प्रभावती से हुआ था, जो चंद्रगुप्त की क्या थी, पुत्री थी, है ना, पुत्री। ये क्या थी, चंद्रगुप्त की पुत्री थी। चंद्रगुप्त की पुत्री प्रभावती का जो विवाह है वो वाकाटक शासक रुद्रसेन के साथ हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। चौथा फैक्ट आपको चंद्रगुप्त के बाद आपको याद रखना था क्या, कुमारगुप्त का एक सिक्का आरंग से प्राप्त हुआ है, मयूर सिक्का, आरंग से मयूर सिक्का प्राप्त हुआ है, मयूर सिक्का प्राप्त हुआ है। ये आपको याद रखना है कि कुमारगुप्त का मयूर सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ। आपको सीधा फैक्ट पूछेगा तो आपको आरंग याद होना चाहिए, है ना। पांचवा आपका भानुगुप्त का एरण अभिलेख, बहुत फेमस अभिलेख है, मैंने भारतीय इतिहास में आपको पढ़ाया है। भानुगुप्त का एरण अभिलेख 510 AD। इसमें सती प्रथा का पहली बार क्या होता है, अभिलेख मिलता है। पहला पार्ट आपको ये याद रखना है जो भारतीय इतिहास के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपको याद रखना है कि यहाँ पे एक शासन हुआ था सरबपुरी वंश, है ना, छत्तीसगढ़ में। उनके जो आपके संस्थापक थे सरबराज, उनका वर्णन कहाँ मिला है, तो आपको भानुगुप्त के एरण अभिलेख में सरबराज का वर्णन कहाँ मिला है, तो आपको ये याद रखना है कि सरबराज का वर्णन मिला है भानुगुप्त के एरण अभिलेख में। तो आपका इतना आपको क्या करना है, इतनी चीजें कम से कम आपको याद रखना है। इसके अलावा आपका धनुर्धारी सिक्का, चंद्रगुप्त का धनुर्धारी सिक्का भी आपको याद रखना है। और मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये धनुर्धारी सिक्का कहाँ मिला। ये आपके लिए होमवर्क है कि धनुर्धारी सिक्का कहाँ मिला है, रायगढ़ के किस क्षेत्र में मिला है और किसकी वो विधानसभा क्षेत्र है, ये भी बताएंगे। धनुर्धारी सिक्का कहाँ मिला है। तो दोस्तों 2 चीजें और याद रखेंगे, ताला गांव का एक मंदिर, बिलासपुर के ताला गांव का मंदिर, है ना, एक फटाक से ये देख लीजिए। बिलासपुर में जो ताला गांव का मंदिर है, ये क्या है आपका, ताला गांव का मंदिर, ये है गुप्तकालीन शासक। और यहाँ पे केवटीन माता मंदिर, पुजारीपाल में केवटीन माता मंदिर, और देवरानी जेठानी मंदिर, ताला गांव का, और ये पुजारीपाली रायगढ़ का मंदिर और ताला गांव का ये मंदिर, दोनों गुप्तकालीन शासन का है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। हमने क्या किया, आपका गुप्त वंश के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी, इतना बात आपको ध्यान रखना है। तो आपका मौर्य वंश, सातवाहन और गुप्त कंप्लीट हुआ। थैंक यू।